हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में, जहां आप सीखते हैं कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कैसे उस कंपनी के बारे में डीपली रिसर्च किया जाता है, उसके बारे में स्टडी करते हैं और फिर मन बनाते हैं कि ये कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं, और यदि है तो क्या राइट प्राइस होगा जहां पर इसमें एंटर करना सही रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष अग्रवाल और आज जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो लगेज सेक्टर की एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। जी हाँ, अगर आपने नाम गेस किया तो कंपनी का नाम है वीआईपी इंडस्ट्रीज। इसके बारे में हम देखेंगे कि क्या इसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्यों ये कंपनी आगे के लिए बहुत अच्छा एक फंडामेंटल टर्न अराउंड दिख रहा है इस कंपनी में हमें, और इसके फंडामेंटल्स को पहले स्टडी करेंगे एंड देन एज यूजुअल हम लोग बिजनेस एनालिसिस करेंगे। तो चलिए अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं वीआईपी इंडस्ट्रीज के बारे में। करंटली अगर देखें तो ये 704 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। 52 वीक हाई देखे तो 775 रुपया का है और लो 492 का है। तो एक 492 का लो के बाद एक अच्छा खासा ऑलरेडी स्टॉक प्राइस बढ़ चुका है। मार्केट कैप का बात करें तो 9,974 करोड़ का मार्केट कैप है। 67.4 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, तो पीई वाइज काफी वैल्यूएशन इस प्राइस पे हाई दिख रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का बात करूं तो 12.9 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करूं तो 12.3 का रिटर्न ऑन इक्विटी। प्राइस टू अर्निंग्स जैसा मैंने बताया 67.4, वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली हाई दिखता है। डेट इक्विटी रेशियो इज 0.44, तो काफी कंट्रोलेबल सिचुएशन में है। डेट भी बहुत ज्यादा नहीं है कंपनी के पास, 295 करोड़ का नेट डेट है। नेट डेट नहीं, ग्रॉस डेट जो है। प्राइस टू बुक का बात करें तो 14.9 का प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है और मार्केट कैप टू सेल्स इज 5.37। तो वैल्यूएशन वाइज ये बहुत ज्यादा माउथ वाटरिंग वैल्यूएशंस पे हम लोग को अवेलेबल नहीं है। वैल्यूएशंस ऑलरेडी थोड़े से महंगे हो चुके हैं। बट क्वेश्चन आता है कि क्या महंगे वैल्यूएशन में भी इस कंपनी को स्टडी करना चाहिए या नहीं, क्योंकि क्या है, कंपनी कभी स्टेबल नहीं होती है। हम जब भी किसी कंपनी के बारे में स्टडी करें तो उसको इस तरह से स्टडी करना चाहिए कि एक मूवी के जैसा है। आगे अभी ये प्राइस पे आपको वैल्यूएशन हाई दिख रहा है, बट हो सकता है कंपनी में ऐसा कुछ डेवलपमेंट हो रहा हो जिसके वजह से अर्निंग्स इतना ज्यादा ग्रो कर जाए आने वाले 6 महीने साल भर में कि ये प्राइस पे वैल्यूएशन सस्ते दिखने लगे। तो इसीलिए हम लोग को कंपनी को स्टडी जब करें तो वैल्यूएशन को बहुत ज्यादा दिमाग में रख के ना करें। कंपनी में आगे क्या पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकता है और आगे एक नया क्या वैल्यूएशन कमांड कर सकती है कंपनी, उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग कंपनी को स्टडी करना चाहिए। इसका लो प्राइस ऑल टाइम का बात करूं तो 6 रुपया है और ऑल टाइम हाई प्राइस का बात करूं तो 775 रुपया है, जो 52 वीक हाई भी है। अब इसके चार्ट को स्टडी करते हैं तो चार्ट में हम लोग देखें कि बीच में मई के आसपास काफी अच्छा गिरावट आया था। 545 तक स्टॉक गया था। फिर वहां से बढ़ते बढ़ते फिर एक छोटा करेक्शन आया तो 50 डीएमए जो है, 50 डीएमए इसको बार बार ये टेस्ट करता है। 200 डीएमए को भी टेस्ट करता है, बट 200 डीएमए एक बहुत बड़ा सपोर्ट के तौर पे यहाँ पर नजर आ रहा है हम लोग को, कि 2-3 बार इस 200 डीएमए के नीचे जाने का कोशिश किया पर वहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है और फिर वहां से जंप आता है। और उसके बाद जब 50 डीएमए को क्रॉस किया तो हम लोग देखते हैं कि उसके बाद देर इज नो लुकिंग बैक। शेयर प्राइस रेगुलर एक अप ट्रेंड में, हाँ अप डाउन तो चलते रहता है मार्केट में, बट वहां से कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में है। ठीक है। अगर इसके प्रॉस के बारे में बात करूं तो एक्सपेक्टेड है कि अच्छा अर्निंग्स आएगा। कॉन्स का बात करूं तो वैल्यूएशन हाई है। डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ इन्होंने पास्ट 5 इयर्स में किया है, तो उसको भी समझेंगे कि पास्ट 5 इयर्स में क्यों पुअर सेल्स ग्रोथ, आगे क्यों लगता है कि सेल्स ग्रोथ बेटर हो सकता है। कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी, ऑब्वियसली जब सेल्स ग्रोथ नहीं हुआ है तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी कमजोरी रहेगा। बात करते हैं पीयर कंपैरिजन, अगर सफारी से कंपेयर करें तो इसका पी 67 का है जबकि सफारी का पी 81 का है। इंडस्ट्री पी 74 का है, तो इंडस्ट्री पी से तो कंपैरेटिवली लेसर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका 13% है जबकि सफारी का 16.7% है। रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करूं तो 12.3 है जबकि सफारी का ऑलमोस्ट 14% है। मार्केट कैप टू फ्री कैश फ्लो का बात करूं तो फ्री कैश फ्लो के कंपैरिजन में सफारी इंडस्ट्री सस्ते वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है जबकि वीआईपी कम वैल्यूएशन पे। तो इसका मतलब सिंपल सा ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं फ्री कैश फ्लो ये कम जनरेट कर रही है। फ्री कैश फ्लो कम जनरेट करने का मतलब है कहीं ना कहीं एक्सपेंशन में पैसा लग रहा होगा, या फिर सेल्स ग्रोथ इतना ज्यादा नहीं हुआ है पास्ट में कि कैश फ्लो बहुत अच्छा जनरेट करे। बट ईवी बाई इबिटा का मल्टीपल देखें तो ये 35 के ईवी बाई इबिटा पे है और सफारी 43 के।
तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो वीआईपी इंडस्ट्रीज का वैल्यूएशन जो है सफारी के मुकाबले काफी बेटर है। बट इस ये अगर सफारी को प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रहा है और वीआईपी को मे बी नहीं मिल रहा है, तो उसके पीछे इनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी है जो थोड़ा सा खराब है। अब आते हैं क्वार्टरली अर्निंग्स का बात करते हैं। तो क्वार्टरली का अगर मैं बात करूं अर्निंग्स का, तो यहां पर क्या हम लोग को देखने मिला है कि इनका जो सेल्स हुआ है, आप देखो इनका सेल्स मार्च 2021 में 243 करोड़ था, जून में 206 करोड़ हुआ, ठीक है, जबकि पहले ये 412 431 करोड़ होता था प्री कोविड लेवल। पर आप देखो कि कोविड आने के बाद क्या हुआ। अब इनका बिजनेस आप समझो कि ये लोग क्या बेचते हैं, लगेज बैग्स बेचते हैं। तो लगेज बैग्स का तो डिमांड तब होगा ना जब टूरिज्म होगा, जब लोग ट्रैवल करेंगे। तो ये जो बीच का 3 4 5 क्वार्टर गुजरा है कोविड वाला, वहां तो लोग ने ट्रैवल करना बंद ही कर दिया था। ये जून 2020 में देखिए खाली 40 करोड़ का सेल, क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से लॉकडाउन था पूरे देश में। तो वहां पर तो लोग ट्रैवल करना ही बंद कर दिए थे, तो लगेज बैग्स खरीदेगा कौन? ठीक है, सितंबर 21 में थोड़ा थोड़ा चीज इंप्रूव होना चालू हुआ, दिसंबर में थोड़ा सा बेटर हुआ, मार्च 2022 आते आते थोड़ा सा ठीक है बेटर थोड़ा सा दोबारा होने लगा। बट फिर भी वहां पर भी ओमिक्रॉन वेरिएंट या ऐसा कुछ आ गया था मार्च में, तो थोड़ा सा फिर से दिक्कत रहा। पर जून और सितंबर आप देखो कि कोविड से हम लोग पूरी तरह से अगर उभरे हैं, तो सेकेंड क्वार्टर, मतलब जो फर्स्ट क्वार्टर और सेकेंड क्वार्टर से उभरे हैं, यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये जो 6 महीना पिछला है, हम लोगों ने ऑलमोस्ट कोविड को हम लोग भूल चुके हैं। और वहां पर देखिए ट्रैवलिंग दोबारा से स्टार्ट हुआ है, तो लगेज बैग्स के सेल्स में भी काफी हम लोग को बढ़ता हुआ बढ़ोतरी देखने मिला है। तो यहाँ पर देखिए जून में 591 करोड़ का सेल था, सितंबर में भी 515 करोड़ का सेल आया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स का बात करें तो जून में तो 17% था, अभी थोड़ा सा गिर के 14% आया, क्योंकि मटेरियल का प्राइस जो है, रॉ मटेरियल का प्राइस, ये सब थोड़ा सा बढ़ गया है। अदर इनकम देखें तो जून में थोड़ा ज्यादा था, पर ये एक्सेप्शनल था तो इसको कंसिडर नहीं करते हैं। 5 से 7 करोड़ रुपया इनका रेगुलर बेसिस पे अदर इनकम है। इंटरेस्ट इनका 7 करोड़ रुपया क्वार्टरली इंटरेस्ट का पेमेंट जाता है। डेप्रिसिएशन 18 करोड़ हो गया है। तो नेट प्रॉफिट अगर मैं बात करूं तो जून में 69 करोड़ था, जबकि 31% का इन्होंने टैक्स कैलकुलेट कर रखा है, और सितंबर में 16% टैक्स दिया है, तब 43 करोड़ का नेट प्रॉफिट। सो ऑल इन ऑल जून में 4 रुपया 88 पैसा का ईपीएस था, और सितंबर में 3 रुपया 7 पैसा का। ऐड कर दें तो 6 महीना में कुछ भी नहीं तो 8 रुपया के आसपास का ईपीएस ऑलरेडी कंपनी कर चुकी है। तो 6 महीना में 8 रुपया का ईपीएस इज ऑलरेडी डन। तो अगर इसी को एक्सट्रापोलेट करते हैं तो 12 महीना में 16 रुपया का ईपीएस हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ईयरली बेसिस पे परफॉर्मेंस देखें तो मार्च 2020 यानी प्री कोविड लेवल पे 1714 करोड़ का रेवेन्यू किया करती थी कंपनी। कोविड पीरियड में तो एकदम कम हो गया, और मार्च 2022 में थोड़ा सा रिकवर करके 1300 करोड़ के आसपास आया है। तो प्री कोविड लेवल तक तो अभी भी नहीं पहुंचा है अगर ईयरली बेसिस पे हम देखें। मार्जिन्स भी आप देखो, मार्च 21 में तो एकदम लॉस पे ही था, अभी 11% का मार्जिन है। बट ट्रेलिंग 12 मंथ्स को देखें, अगर 6 महीना नया 6 महीना को इंक्लूड करें, तो ये मार्जिन 14% हो चुका है। तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 11 रुपया का 20 पैसा का अर्निंग आ चुका है कंपनी का, विच इज अ गुड साइन। सेल्स ग्रोथ का बात करें तो पिछले 3 साल में नेगेटिव सेल्स ग्रोथ है, उसके पीछे कोविड इज वन ऑफ द बिग रीजन। 5 साल में 1% का ग्रोथ है, 10 साल में 5% का ग्रोथ है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 84% का ग्रोथ आया, तो लास्ट 12 महीना में काफी अच्छा ग्रोथ है। प्रॉफिट में 1338% का ग्रोथ है। बैलेंस शीट का बात करें तो इनके पास 640 करोड़ का रिजर्व है, उसके अगेंस्ट में 295 करोड़ लाइबिलिटी यानी बोरोइंग्स है। अदर लाइबिलिटी में ट्रेड पेएबल है 233 करोड़, और अदर लाइबिलिटी आइटम्स 101 करोड़ है। फिक्स्ड एसेट आप देखो दिन पे दिन का, ये फिक्स्ड एसेट यहाँ पर 371 करोड़ था, वहां से गिरा 265 हुआ, अभी 262 करोड़ का फिक्स्ड एसेट है। यानी कहीं ना कहीं कंपनी का मैं बोलूं तो ये लोग धीरे धीरे असेट लाइट मॉडल पे जा रहे हैं, क्योंकि फिक्स्ड एसेट धीरे धीरे इनका कम हो रहा है। अदर एसेट्स का मैं बात करूं तो इन्वेंट्री इनके पास 493 करोड़ का इन्वेंट्री पड़ा है, ट्रेड रिसीवेबल 316 करोड़ का पड़ा है, कैश में 35 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, लोन्स एंड एडवांसेस 21 करोड़ का दे रखे हैं लोग। कैश फ्लो का बात करें तो मार्च 2022 में नेगेटिव कैश फ्लो था, विच इज नेवर अ गुड साइन। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इन लोगों ने अपना कुछ इन्वेस्टमेंट बेचा है, जहां से 169 करोड़ रुपया आया है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इन लोगों ने अपना लोन रीपेमेंट किया 31 करोड़ का, इंटरेस्ट पेमेंट किया 30 करोड़ के आसपास, और डिविडेंड पेमेंट किया 35 करोड़।
तो ये ओवरऑल कैश फ्लो सिचुएशन है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस में है। उसके पीछे बड़ा कारण क्या है कि इनका इन्वेंट्री में 217 करोड़ रुपया फंस गया। ये मेन कारण है कि इनका इन्वेंट्री जो इतना बढ़ गया ना, ये कारण है कि इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेगेटिव दिख रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और समझेंगे इनके बिजनेस के बारे में, बट इससे पहले देखें इन्वेस्टर का क्या सिचुएशन है। तो इनका डेटर डेज आप देखो कम हो रहा है, इन्वेंट्री डेज भी कम हो रहा है विच इज अ गुड साइन, और डेज पेबल जो है 166 डेज है, वो थोड़ा सा बढ़ा है। बट ऑल इन ऑल कैश कन्वर्सन साइकिल 201 डेज है, जो कोविड के समय 240 दिन हो गया था, और उसके पहले ये 130 दिन रहा करता था। तो बिजनेस थोड़ा सा बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो कैश कन्वर्सन साइकिल इनका बढ़ा है। वर्किंग कैपिटल डेज जो 103 दिन 90 दिन हुआ करता था, बट कोविड में बढ़ के 176 डेज हो गया, अभी दोबारा कंट्रोल में आ रहा है धीरे धीरे, और 137 डेज हो गया। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर ने अपना होल्डिंग बढ़ाया है, 50.79% से 51.33% हुआ है। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी अपना होल्डिंग थोड़ा सा बढ़ाया है, 8.84 से 8.95 हुआ है, जबकि सितंबर या दिसंबर 21 का बात करें तो ये सिर्फ 5.84% हुआ करता था। यानी 2022 के कैलेंडर ईयर में फॉरेन इन्वेस्टर ने अपना काफी होल्डिंग इस कंपनी में बढ़ाया है। जबकि ज्यादातर न्यूज और मीडिया को हम लोग देखेंगे तो यही सुनने मिलेगा, फॉरेन इन्वेस्टर बेच रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर बेच रहे हैं, बट वो लोग कुछ चुनिंदा शेयर्स को खरीद भी रहे हैं। तो डेफिनेटली उनका भरोसा इस कंपनी पे बहुत ज्यादा है, इसलिए वो लोग इसमें बाइंग भी कर रहे हैं। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड का बात करूं तो उनका 21.36% होल्डिंग था, उसके पहले 23% था। तो उनके तरफ से धीरे धीरे सेलिंग नजर आ रहा है, यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स को इसमें पोटेंशियल दिख रहा है। डोमेस्टिक जो म्यूचुअल फंड्स है वो लोग धीरे धीरे थोड़ा सा रिड्यूस कर रहे हैं अपना होल्डिंग। पब्लिक के पास 19.14% है, जो कि 22% हुआ करता था सितंबर 21 में। तो धीरे धीरे पब्लिक के हाथ से शेयर कम ही हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। तो विच इज अगेन अ गुड साइन कि बिग प्लेयर्स के हाथ में शेयर जा रहे हैं। रिसेंटली कोई डील हुआ है कि नहीं देखते हैं। अगस्त में प्रमोटर ने 4 लाख शेयर खरीदा है। जून 22 में प्रमोटर ने 9,90,000 शेयर करीब करीब खरीदा है। मार्च में प्रमोटर एंड डायरेक्टर दिलीप कुमार सिंह पिरामल ने 191,000 शेयर्स खरीदा है। तो ये सब तो कुछ इनसाइडर ट्रेड्स में। कुछ बल्क डील का अगर बात करूं तो 17 मार्च में हुआ था। वेनगार्ड ग्रुप ने एक 12,76,000 शेयर्स खरीदे थे। ब्लॉक डील्स का बात करें तो 11 अक्टूबर को ब्लॉक डील कुछ हुआ है, जहां इस आई शेयर कोर एमएसआई इमर्जिंग फंड्स ने मार्केट ईटीएफ ने बाई किया है और मॉरिशियस ने बेचा है। ठीक है, वो तो खाली शेयर ट्रांसफर हुआ है, ऐसा कुछ कोई नया हैंड्स नहीं आया। ठीक, कोई बात नहीं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और कंपनी के बिजनेस को समझेंगे। पर इससे पहले कि हम कंपनी के बिजनेस में जाएं, अ, आप अगर नए आए हैं हमारे चैनल में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही इन डेप्थ डीप डाइव एनालिसिस हम जब किसी कंपनी पे करेंगे तो आपको उसका जानकारी हाथों हाथ मिले। बट उसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल बटन दबाना पड़ेगा, साथ में ऑल का बटन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि इमीडिएट नोटिफिकेशन आपके पास में आएगा। और अगर आप पुराने हैं, ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या खराब लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि कोई पॉइंट्स हम मिस कर गए हैं, आप ऐड करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर ऐड करिए, ताकि बाकी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी कुछ हेल्प मिले आपकी नॉलेज से। ठीक है, अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करें, अपने ग्रुप्स में वीडियो को जरूर शेयर करें, खास करके ऐसे ग्रुप में जो लोग स्टॉक मार्केट में जेन्युइनली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं, कंपनी के बारे में डीपली जानना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत फायदेमंद होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, इसके बिजनेस मॉडल को समझते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो वीआईपी इंडस्ट्री जैसा आप देख सकते हैं, ये लोग ट्रैवल बैग्स बनाने में महारत इनको हासिल है। तो जस्ट ए सेकेंड, कंपनी के बारे में समझते हैं। वीआईपी इंडस्ट्रीज इज एंगेज्ड इंटर एलिया इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ लगेज बैग्स एंड एक्सेसरीज। तो लगेज बैग्स बनाते हैं और एक्सेसरीज बनाते हैं। वीआईपी इंडस्ट्री लिमिटेड इज अमंगस्ट एशियाज लीडिंग मैन्युफैक्चरर। तो इसको ध्यान रखिएगा कि एशिया की वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स ऑफ लगेजेस है, बैकपैक्स है, हैंडबैग्स है।
ना ये तीन कैटेगरी आप समझिए। लगेज क्या होता है, ये जो डायग्राम यहाँ दिख रहा है, ये लगेज बैग्स होता है। बैकपैक्स क्या होता है, जो हम लोग लैपटॉप बैग्स बेसिकली कैरी करते हैं, या ट्रैवलर बैग्स जो होता है, जिसको फटाफट दो चार कपड़े डाले, टंगाया और निकल गए, वो जो होते हैं उसको बैकपैक्स बोलते हैं। और तीसरा हैंडबैग्स जो होता है, वो मेनली लेडीज लोगों का होता है, जो हैंडबैग्स वो लोग कैरी करते हैं। तो ये तीन कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स ये लोग बनाते हैं और उसमें इनको महारत हासिल है। अब इनके ब्रांड्स के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग को नॉर्मली वीआईपी का जब नाम सुनते हैं तो हमको लगता है कि खाली जो वीआईपी का बैग्स है वही ये कंपनी बनाती है, नहीं, इसके और भी ब्रांड्स हैं। तो वीआईपी तो ऑलरेडी इनका मेन ब्रांड है ही, जहां पर सबसे जो मेन प्रीमियम जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो वीआईपी में आते हैं। फिर स्काई लैब्स भी इन्हीं का ब्रांड है, और एरिस्टोक्रेट को भी इन लोगों ने अक्वायर कर लिया था कुछ साल पहले। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स है, एरिस्टोक्रेट जो होता है वो मेनली थोड़ा सा सस्ता में आता है, मास प्रोडक्ट्स में आता है। तो इसमें मार्जिन्स कंपनी को बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, बट इसमें वॉल्यूम्स अच्छा मिलता है। तो कंपनी को एरिस्टोक्रेट अक्वायर करके फायदा ये मिला कि जो मास कैटेगरी ऑफ लोग हैं, जो ज्यादा एक्सपेंसिव बैग्स बाई करना पॉसिबल, जिनके लिए पॉसिबल नहीं होता है, वो लोग एरिस्टोक्रेट का बैग्स खरीदते हैं। तो वो मास सेगमेंट को कैटर करता है, इसमें मार्जिन्स कम होता है। स्काई बैग्स जो है वो भी वीआईपी का ही ब्रांड है, तो ये थोड़ा सा फैशनेबल ब्रांड्स माना जाता है स्काई बैग। और वीआईपी जो है वो इनका मेन ब्रांड है, जो जो प्रीमियम कैटेगरी में होता है, जहाँ मार्जिन्स ज्यादा अच्छा मिलता है कंपनी को। फिर अगर मैं लेडीज हैंडबैग का बात करूं, तो केप्रीज नाम का जो ब्रांड है वो वीआईपी का ही है। इसमें लोग लेडीज के हैंडबैग्स बनाते हैं। और बिजनेस, अभी ये बिजनेस उतना ग्रो नहीं किया है, बट आप मैनेजमेंट का इंटरव्यू सुनेंगे, कौन कौन सुनेंगे, तो वो काफी बुलिश है इसके बारे में, और इस बिजनेस को काफी बड़ा करने का इनका प्लान है। कार्टलॉन बोल के जो है, ये भी एक नॉर्मल फेस बैग है, जैसे लैपटॉप बैग हो गया, या फिर जो बिजनेस टूर के लिए एक दो दिन के लिए जाते हैं, उनको एक छोटा सा बैग चाहिए कि दो चार कपड़े कैरी करके इजीली कैरी कर सके, तो इस तरह का बैग ये लोग कार्टलॉन के ब्रांड्स में बेचते हैं। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी क्या है, दे आर अनडिस्प्यूटेड लीडर इन एन ओलिगोपोलिस्टिक इंडियन लगेज इंडस्ट्री। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड ओलिगोपोली, इसलिए क्योंकि लगेज इंडस्ट्री में अगर आप इंडिया में बात करें तो गिने चुने दो तीन ही ब्रांड्स या दो तीन कंपनी। जैसा अभी हम लोग जब पीयर ग्रुप कर रहे थे तो हम लोग को क्या मिला, खाली वीआईपी और सफारी मिला। तो दो प्लेयर ऐसे लिस्टेड है इंडिया में जो बड़े स्केल पे लगेज बैग्स बना रहे हैं। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट का बात करें, अनऑर्गेनाइज में तो और भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइज्ड मार्केट सेगमेंट। तो ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 1968 में। इनका खुद का 9 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, इंडिया और बांग्लादेश दोनों मिला के। बांग्लादेश में इनका काफी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। दे आर नंबर वन इन ऑर्गेनाइज्ड लगेज स्पेस, सर्विसिंग कस्टमर थ्रू 10,500 पॉइंट ऑफ सेल्स अक्रॉस 800 टाउन्स। 800 टाउन्स में इनका प्रेजेंस है, और 10,500 इनके, आप टच पॉइंट्स बोल लीजिए, रिटेलर बोल लीजिए या डीलर बोल लीजिए, सब मिला के 10,500 इनके टच पॉइंट्स है। प्रेजेंट इन मल्टीपल लगेज कैटेगरीज, तो जैसा हम लोगों ने देखा हैंडबैग्स में है ये लोग, फिर लगेज में है, बैकपैक्स में है, तो मल्टीपल लगेज कैटेगरीज में ओवर 8,000 एम्प्लॉइज इनके यहाँ पर काम भी करते हैं। अब इनका ट्रैक रिकॉर्ड, अगर थोड़ा सा हिस्ट्री को हम लोग खंगालें और ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो इन 2001 से स्टार्ट हुआ एरिस्टो प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड। फिर इन लोगों ने डेस्ले, जो पेरिस का कंपनी है, उसको अक्वायर किया। फिर यहाँ पर 2004 से 2007 के बीच में कार्टलॉन को अक्वायर किया। फिर यहाँ 7-8 से लेके 10-11 के बीच में इन लोगों ने एरिस्टोक्रेट को अक्वायर किया। एरिस्टोक्रेट को अक्वायर किया यहाँ पर 6-7 और 7-8 के बीच में, यहाँ पर देखिए। कार्टलॉन को अक्वायर किया 3-4 और 4-5 के बीच में। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि जैसे जैसे इनका एक्विजिशन होते गया, वैसे वैसे इनका रेवेन्यू में कैसे ग्रोथ आते चला गया, कि ये अक्वायर किया और उसके बाद रेवेन्यू में एक ग्रोथ आया। फिर यहाँ पर इन लोगों ने स्काई बैग्स को अक्वायर किया, ठीक है, कब 10-11 11-12 के बीच में। फिर यहाँ के रेवेन्यू में थोड़ा सा बढ़ोतरी आया। फिर इन्होंने केप्रीस को अक्वायर किया, केप्रीस को अक्वायर किया, तो फिर यहाँ पर रेवेन्यू में ग्रोथ आया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जैसे जैसे लोग एक एक ब्रांड्स को अक्वायर कर रहे हैं, उसका बेनिफिट्स इनको टॉप लाइन में देखने मिल रहे हैं। फिर बांग्लादेश में इन लोगों ने ऑपरेशन स्टार्ट किया 16-17 के बीच में। फिर एरिस्टोकैट रीस्टेज को इन्होंने अक्वायर किया वही 16-17 के बीच में। तो वहां से एरिस्टोकैट को अक्वायर करने के बाद दोबारा से इनका सेल्स में काफी अच्छा ग्रोथ आया। पर अचानक से यहाँ पर जो सेल्स गिर गया, उसके पीछे कोविड रीजन है, कि सारा सब कुछ लॉकडाउन में था, काम धाम नहीं था, ट्रैवलिंग बिल्कुल बंद था, तो लगेज को ऑब्वियसली बिक्री नहीं हुआ। अब दोबारा से ये लोग प्री कोविड लेवल तक पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं। ये तो 21-22 का है, पर अगर मैं बात करूं अभी जो 2 क्वार्टर गया है, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ऑलमोस्ट 1100 करोड़ का सेल
जो पिछले साल पूरे साल में 1300 करोड़ का सेल हुआ था, अभी सिर्फ 2 क्वार्टर में कुछ भी नहीं तो करीब करीब 1100 करोड़ का सेल हो चुका है। तो एक्सपेक्टेड है कि बाय द एंड ऑफ FY23 वो प्री कोविड लेवल को बीट कर जाएंगे। मैनेजमेंट का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहें तो मैनेजमेंट आप देख सकते हो, दिलीप परिमल जी जो है वो चेयरमैन है। ही इज अ कॉमर्स ग्रेजुएट एंड एक्सपीरियंस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट हु हैज पायनियर्ड द लगेज इंडस्ट्री इन इंडिया। 50 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इनको। फिर राधिका परिमल जो एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन चेयरपर्सन है, शी इज ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड हैज डन MBA फ्रॉम हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। तो आप देख सकते हैं रमेश दमानी जी जैसे इन्वेस्टर इनके बोर्ड में, तो और आपको क्या चाहिए, मतलब पेडिग्री आप देख सकते हो कितना हाई पेडिग्री के लोग इनके बोर्ड में और मैनेजमेंट में शामिल है, जो इनको गाइडेंस देते हैं, जो इनको आगे का रास्ता हेल्प करते हैं, आगे का रास्ता तय करने में। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पे आते हैं, तो इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का अगर मैं बात करूं तो इनके पास डाइवर्सिफाइड सेगमेंट है। हार्ड लगेज है, आप देख सकते हो, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ हार्ड लगेज। सॉफ्ट लगेज भी है इनके पास, जो यहाँ पर आप देख सकते हो सॉफ्ट लगेज है। डफल बैग्स जो कैरी करके इस तरह से हम लोग इजीली ले जाते हैं। फिर लेडीज के हैंड बैग्स है एंड बैकपैक्स है। बैकपैक्स जो हम लोग बेसिकली इसको हम लोग लैपटॉप बैग्स के नाम से जानते हैं, तो दीज आर कॉल्ड बैकपैक्स कैटेगरी। तो ये 3 या 5 कैटेगरी के इनके पास डाइवर्सिफाइड अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। अभी क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि हार्ड लगेज जो होता है वो ज्यादा सेफ होता है, और इसके अंदर जैसे कि गिरने का या अंदर में टूटने का चांसेस कम होता है। बट क्या है, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। सॉफ्ट लगेज में क्या होता है, ये ऊपर में थोड़ा सा कपड़ा का मटेरियल होता है या कारपेट काइंड ऑफ मटेरियल होता है या खादी मटेरियल काइंड ऑफ होता है। तो ये थोड़ा सस्ता होता है बट थोड़ा सा रिस्की भी होता है। तो इसीलिए क्या है कि ये सॉफ्ट लगेज चाइना से बहुत ज्यादा आया करता था, बट अभी दोबारा से ट्रेंड चेंज हो रहा है और लोग हार्ड लगेज ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं कंपेयर टू सॉफ्ट लगेज। ज्योग्राफिकल प्रेजेंस का अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो कि रिटेल ट्रेड कितना ज्यादा इनका होता है। बिजनेस इनका कहाँ कहाँ से होता है, रिटेल ट्रेड के थ्रू होता है, मॉडर्न ट्रेड, जनरल ट्रेड, ई कॉमर्स के थ्रू भी होता है, इंस्टीट्यूशनल सेल्स भी ये लोग करते हैं। तो ऑल इन ऑल आप देख सकते हो कि हर तरह का इनका रीजन्स में हर तरह के डिफरेंट अलग अलग टाइप्स के थ्रू ये लोग अपने सेल्स को बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। फिनेंशियल ओवरव्यू अगर देखूं तो अगर अभी जो रिजल्ट आया है उसके बारे में अगर बात करें हम लोग, तो ऑपरेशनल हाइलाइट्स देखते हैं कि Q2 जो FY22 का था उसमें रेवेन्यू 330 करोड़ था, फिर बढ़ा 397 करोड़ हुआ, बढ़ के 356 हुआ। पर अभी लास्ट 2 क्वार्टर में आप देखो, फर्स्ट क्वार्टर में 591 और सेकंड क्वार्टर में 515 करोड़। तो यहाँ पर 5% का ग्रोथ आया और यहाँ 25% का ग्रोथ हम लोग को देखने मिल रहा है। बेस ईयर FY20 को बेस ईयर मान के ये लोग बता रहे हैं कि जो ग्रोथ है उसके कंपैरिजन में कितना है। फिर Q2 FY20 फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो रेवेन्यू जो आया 515 करोड़, जो यहाँ भी हम लोग देखें यहाँ पर, ठीक है। ग्रॉस मार्जिन इज 48.1%। तो ग्रॉस मार्जिन जो इनका नॉर्मली 50% 52% रहता है, थोड़ा सा अभी गिरा है, प्री कोविड तक पहुंचने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो 48.1% का ग्रॉस मार्जिन हुआ। इबिटा मार्जिन इज 14.8% और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 52 करोड़ का हुआ है। अब मैनेजमेंट ने क्या क्या रीजन दिया है इसको समझते हैं। बोले Q2 रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो 56% ऊपर है कंपेयर टू लास्ट ईयर Q2। तो लास्ट ईयर Q2 में 330 करोड़ का सेल था, इस साल 515 करोड़ का। तो 330 करोड़ से जो 515 करोड़ रेवेन्यू बढ़ा है, दैट इज 56% अप। Q2 FY23 इज एट 87% ऑफ Q1 रेवेन्यू, ठीक है, हाईएस्ट एवर कंपेयर टू द प्री कोविड ईयर। तो प्री कोविड ईयर से कंपेयर करें तो ये सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू हुआ है, ठीक है। Q2 gross margins after netting of other income is 48% as compared to 47% last year, mainly on account of better realization। तो लास्ट ईयर में 47% का ग्रॉस मार्जिन था, इस साल 48% है, क्योंकि बैंक्स का बिक्री का जो सेलिंग प्राइस है, बेटर रियलाइजेशन का मतलब होता है सेलिंग प्राइस बढ़ा है, तो सेलिंग प्राइस बढ़ने की वजह से मार्जिन इंप्रूव हुआ है। Q2 overall expense is at 176 crore as compared to last year at 114। तो लास्ट ईयर जो ओवरऑल एक्सपेंस था 114 करोड़ था, अभी सिर्फ और अभी बढ़ के 176 करोड़ हो गया। क्वेश्चन आता है कि इतना एक्सपेंस क्यों बढ़ गया, तो बोल रहे इंक्रीज इज मेनली ऑन अकाउंट ऑफ डिक्रीज इन इंक्रीज इन एडवर्टीजमेंट स्पेंड, एम्प्लॉय कॉस्ट, फ्रेट कॉस्ट एंड एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस। तो बोल रहे हैं पिछले साल जब कोविड था तो हम लोग एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे थे, पब्लिसिटी नहीं कर रहे थे, डिस्काउंट्स विस्काउंट्स का ऐसा कोई सीन ही नहीं था। तो जब हम लोग एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे थे तो खर्चा कम था। इस साल दोबारा से एडवर्टीजमेंट प्रमोशन चालू हो गया,
ट्रैवलिंग, एम्प्लॉय का ट्रैवलिंग और ये सब चालू हो गया। जो लास्ट ईयर तक ट्रैवलिंग सारा बंद था तो खर्चा बच रहा था, अब एम्प्लॉय का दोबारा से ट्रैवलिंग चालू हो गया, एडवर्टीजमेंट स्पेंड बढ़ गया, फ्रेट कॉस्ट बढ़ा हुआ है बिकॉज कोल चार्जेस आर हाई, एनर्जी कॉस्ट इज हाई, फ्यूल प्राइसेस आर हाई, तो फ्रेट कॉस्ट ऑलरेडी हाई है। एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन से भी हम लोग का थोड़ा सा खर्चा बढ़ गया, क्योंकि रॉ मटेरियल ये लोग जनरली इंपोर्ट करते हैं। की मैट्रिक्स वैसे तो आप पॉज करके देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी फंडामेंटल समझा दिया है तो मैं दोबारा से नहीं जाऊंगा, खाली ग्रॉस मार्जिन एक बार दिखा दूं कि सितंबर में ये 48% था, सितंबर 22 में अभी है, मतलब पिछले साल ये 47% था, जून में ये बढ़ के ऑलमोस्ट 50% हो गया था, दोबारा से थोड़ा सा ग्रॉस मार्जिन गिरा है। नेट डेट का बात करें तो नेट डेट बोल रहे हैं, नेट डेट पोजीशन एज ऑन सितंबर इज निल, एज ऑन मार्च इट वाज 61 करोड़, जो कि सितंबर आते आते निल हो गया, यानी कहीं ना कहीं आज के डेट में कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। नेट करंट एसेट अगर बोलूं, नंबर ऑफ डेज जो है 117 दिन का है, जो कि 112 दिन था पहले, तो थोड़ा सा यहाँ पर नंबर्स खराब हो रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इन कैश एंड बैंक बढ़ा है, 106 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन कैश एंड बैंक है। बोरिंग्स का बात करें तो बोरिंग्स इनका सिर्फ आज के डेट में 71 करोड़ रह गए। रिवेन्यू का परफॉर्मेंस का अगर मैं बात करूं, चैनल वाइज परफॉर्मेंस, तो इनका बोलना है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन, शेयर गेन इन लार्ज एंड वीक अकाउंट्स, वैल्यू सेगमेंट कॉम्पिटिटिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट ड्राइविंग द ग्रोथ। तो जो वैल्यू सेगमेंट में जो कॉम्पिटिटिवनेस इनका इंप्रूव हुआ है और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुआ है, उसके वजह से ग्रोथ आ रहा है ना। वैल्यू सेगमेंट का जब मैं बात करता हूं तो इसका मतलब होता है दे आर टॉकिंग अबाउट एरिस्टोक्रेट सेगमेंट, तो वो इनका वैल्यू सेगमेंट है जहां पर काफी अच्छा ग्रोथ देखने मिल रहा है, जहां पर काफी अच्छा रिवाइवल देखने मिल रहा है। They have added 46 new EBOs during first half year and 44 additional stores signed under fit out as on date. तो 46 नया EBOs यानी एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स इन्होंने स्टार्ट किया है, और 44 एडिशनल स्टोर इन्होंने साइन किया है, जो कि फिट आउट स्टेज में है और बहुत जल्दी इनको मिल जाएगा स्टार्ट करने। जनरल ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन है सरपास प्री कोविड लेवल्स, तो जनरल ट्रेड जो दुकानदार के थ्रू ये लोग अपना डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वो प्री कोविड लेवल्स को पार कर चुका है। इंक्रीजिंग वीआईपी पेनिट्रेशन टू 80%। वीआईपी जनरल ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन इज करेंटली प्रेजेंट इन 862 टाउन्स। मॉडर्न ट्रेड कॉम्पेंसेटेड फॉर एंटायर फ्यूचर ग्रुप लॉस ड्यूरिंग द क्वार्टर थ्रू अदर मॉडर्न ट्रेड्स। तो बोल रहे हैं मॉडर्न ट्रेड जो है, मॉडर्न ट्रेड का मतलब ई कॉमर्स हो गया या फिर दूसरा मॉडर्न तरीका जो मॉल्स और ये सब के थ्रू ये लोग सेल करते हैं, उसमें बोल रहे हैं कि उसमें इतना अच्छा ग्रोथ आया है जिसके वजह से फ्यूचर ग्रुप का जो डाउन हुआ ना सेल्स, उसको कंपेंसेट कर दिया ना। फ्यूचर ग्रुप का क्या कहानी है इसको समझिए। फ्यूचर ग्रुप यानी बिग बाजार। बिग बाजार में वीआईपी के बैग्स काफी बिकते थे, और एक समय था कि 15% ऑफ द टोटल रिवेन्यू कंपनी का बिग बाजार के थ्रू आता था। और फिर ये जो मुकेश अंबानी और अमेजन ग्रुप के बीच में जो झमेला हुआ और बिग बाजार को बंद कर दिया गया, तो वहां पर बिग बाजार के थ्रू जो 15% रेवेन्यू आता था काफी हिट हुआ इनका, क्योंकि बंद हो गया ना बिग बाजार सारे, तो वहां पर रिवेन्यू हिट हुआ। तो उसी के बारे में लोग बात कर रहे हैं कि वो रिवेन्यू जो हिट हुआ, मॉडर्न ट्रेड उसको मोर और लेस कंपेंसेट कर दिया। बट गुड न्यूज इज कि अब बिग बाजार दोबारा से सारा चालू हो चुका है, और दोबारा से वो सेल्स इनका आना चालू हो जाएगा आने वाले क्वार्टर्स में। तो दैट इज अ पॉजिटिव साइन जो आगे चल के कंपनी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। इंटरनेशनल बिजनेस का मैं बात करूं तो इंटरनेशनल बिजनेस रिवेन्यू रिपोर्टेड 178% ग्रोथ ओवर द बेस ईयर ऑफ FY20। FY21 क्यों नहीं मान रहे लोग, इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि वो कोविड पीरियड था, तो कोविड से कंपेयर करके मतलब नहीं है। FY20 जो आपका था वो आपका प्री कोविड था, तो प्री कोविड के मुकाबले अगर आपका ग्रोथ आया है तो वो जेन्युइन ग्रोथ है। और कोविड तो सब कुछ डूबा हुआ था, तो उसके साथ कंपेयर करके क्या मिलेगा आपको। फिर ई कॉमर्स का बात करें कि ई कॉमर्स ऑन द बैक ऑफ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स ऑफ स्ट्रेंथन पोर्टफोलियो, improved content, higher spends, and supply efficiency has leveraged the big day and festive buying। तो बोल रहे ई कॉमर्स में काफी अच्छा बाइंग देखने मिल रहा है, फेस्टिव सीजन में भी ये बाइंग्स अच्छा देखने मिल रहा है। रिवेन्यू परफॉर्मेंस का बात करें तो कौन सा सेक्टर से कितना रिवेन्यू आया है, इनका कार्टलोन से जो ग्रोथ आया है 63% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आया है। वीआईपी सेगमेंट में 48% ग्रोथ आया है। स्काई बैग्स 36% ग्रो किया है। प्रीमियम एंड मास, तो ओवरऑल प्रीमियम और मास सेगमेंट जो है, मास प्रीमियम 43% का इसमें ओवरऑल ग्रोथ आया है।
एरिस्टोक्रेट जो कि मास सेगमेंट में है और केप्रिस जो कि मास सेगमेंट में है। तो एरिस्टोक्रेट में 74% का ग्रोथ आया है और केप्रिस में 59% का। तो वैल्यू प्ले बोल रहा है काफी स्ट्रांग चल रहा है, और वैल्यू वैल्यू वाले जो प्रोडक्ट्स है यानी एरिस्टोक्रेट का जो बिक्री है उसमें काफी अच्छा ग्रोथ नजर आ रहा है। प्रीमियम पोर्टफोलियो जो है उसका भी रेवेन्यू ग्रोथ हेल्दी है, बट उतना ज्यादा नहीं जितना वैल्यू सेगमेंट का। वैल्यू सेगमेंट यानी एरिस्टोक्रेट में ग्रोथ ज्यादा है, और वीआईपी स्काई लैब्स और स्काई बैग्स और ये सब में जो थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट है उसमें उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं है। फिर कैटेगरी वाइज बात करें तो अपराइट्स में 51% का ग्रोथ आया है। उसमें हार्ड लगेज में ग्रोथ आया 62% का, और सॉफ्ट लगेज में 32% का। तो जैसा मैंने बताया कि ट्रेंड धीरे धीरे फिर से हार्ड लगेज की तरफ शिफ्ट हो रहा है, वो नंबर्स में भी नजर आ रहा है। डफल बैग्स 21%, बैकपैक्स में ग्रोथ आया 79% का, और लेडीज हैंडबैग्स में 59% का ग्रोथ आया है। तो रिवेन्यू वाइज बाई ब्रांड्स का अगर मैं बात करूं तो प्रीमियम और मास प्रीमियम से 57% ऑफ द रिवेन्यू आता है, एरिस्टोक्रेट से 35% ऑफ रिवेन्यू आता है, केप्रीज जो हैंडबैग्स है वो अभी सिर्फ 4% है, और इंटरनेशनल 5% है। अपराइट से 71%, डफल से 7%, बैकपैक से 12%, लेडीज हैंडबैग से 4%, और एक्सपोर्ट से 6% का रेवेन्यू आता है। इनका मैन्युफैक्चरिंग का बात करूं तो मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स 2 स्टेट ऑफ आर्ट यूनिट्स इन इंडिया एंड 6 इन बांग्लादेश। तो 2 प्लांट इनका इंडिया में है और 6 फैक्ट्री इनके बांग्लादेश में। These facilities are equipped with modern technologies. The company is continually investing in growing its in-house manufacturing capabilities. तो धीरे धीरे पहले अब ये बात उठाई क्यों, इसको समझिए। पहले जो था ना, कंपनी क्या करती थी, बेसिकली आउटसोर्सिंग का काम करती थी। ये लोग मैन्युफैक्चरिंग पूरा चाइना में आउटसोर्स कर देते थे। चाइना में बन के पूरा बैग्स इंडिया में आता था, और फिर इंडिया से ये लोग बेचते थे। पर चाइना में अभी जिस तरह के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, डिसरप्शन चल रहा है वहां पर, लेबर कॉस्ट काफी बढ़ गया है वहां पर, और ये बनाने के लिए बैग जो जो में भी केमिकल्स का या पॉलिस्टर का जो जरूरत पड़ता है उसका अवेलेबिलिटी कम है। फिर आए दिन लॉकडाउन हो जा रहा है चाइना में, तो ये लोग धीरे धीरे, और पब्लिक का सेंटिमेंट भी अब ऐसा होते जा रहा है कि हम लोग को चाइना का सोर्स का सामान नहीं खरीदना है। तो ये लोग अब क्या कर रहे हैं, ये लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे खुद कर रहे हैं। अब ये लोग आउटसोर्स नहीं करते हैं, खुद का बांग्लादेश में इनका 6 प्लांट है, वहीं पर ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग ये लोग करते हैं। और बांग्लादेश में इनको चीप लेबर भी मिल जाता है, तो मैन्युफैक्चरिंग के इनके लिए बेटर होता है। और क्या है ना कि जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आ रहा है, अब क्या हो रहा है, चाइना के बदले इंडिया में एक्सपोर्ट ऑर्डर आ रहा है। चाइना से पहले बहुत एक्सपोर्ट होता था, पर अब धीरे धीरे जो भी बायर्स है, जो इंपोर्टर्स है, वो लोग देख रहे हैं कि चाइना के अलावा भी हम लोग को एक और कंट्री चाहिए जहां से हम लोग सोर्स कर सके। तो वो लोग भी बोल रहे हैं कि भैया चाइना से अगर आप आउटसोर्स कर रहे हो तो हम लोग आपसे खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है। आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग हो तो बात करो। तो इस वजह से भी ये लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि एक्सपोर्ट को भी आगे चल के बढ़ावा मिल सके। तो यही वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग का खुद का फैक्ट्री में मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गया, और कंपनी कंटिन्यूअसली इन्वेस्टिंग कर रही है कि अपने इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे सके। The contribution of in-house manufacturing to overall product mix increased from 53% to 64%। तो FY20 में सिर्फ 53% ऑफ द टोटल मटेरियल अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग था। आज ये बढ़ के 64% हो गया। इसको और भी ज्यादा आगे बढ़ाना चाहती है कंपनी। कैपेसिटी एक्सपेंशन का बात करें तो विद द कंपनीज हार्ड लगेज सेल्स ग्रोइंग एट अ ब्रिस्क पेस, कि जैसा मैंने बताया हार्ड लगेज का बिक्री बढ़ रहा है, it is aggressively expanding its captive capacity in the segment to support the volume-led growth. In FY22, it expanded hard luggage production capacity by 55 lakhs units across India and Bangladesh. तो 55 लाख एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी इन्होंने हार्ड लगेज में बढ़ाया है। The total planned capex for FY23 is 64.8 crore, of which 3.3 crore is directed at capacity expansion in India and Bangladesh for manufacturing of polypropylene hard luggage। तो बोले 64 करोड़ 65 करोड़ का टोटल एक्सपेंशन प्लान है, जिसमें 3.5 करोड़ के आसपास हम लोग सिर्फ हार्ड लगेज के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने में लगाएंगे। तो वैल्यू सेगमेंट कंटिन्यूज टू आउटसोर। आप देख सकते हो कि वैल्यू सेगमेंट में किस तरह से वैल्यू पोर्टफोलियो रिवेन्यू बढ़ रहा है इनका। एग्रेसिव प्रमोशन ये लोग कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन थ्रस्ट इनको टायर 2 टायर 3 टाउन्स में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से ये लोग बढ़ा रहे हैं। न्यू लॉन्चेस काफी कर रहे हैं, ताकि कस्टमर को नया नया फैशंस नया नया ट्रेंड्स मिल सके। प्रीमियम जो थीम इनोवेशंस है उसमें भी काफी नए नए डिजाइन के बैग्स लेके आ रहे हैं, नए नए कलेक्शंस लेके आ रहे हैं, ताकि वहां भी कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। फर्स्ट हार्ड केस इन बिजनेस ओवरनाइटर्स,
तो बिजनेस ओवरनाइटर्स में नॉर्मली सॉफ्ट बैग्स बनाया करते थे, अभी हार्ड केस आ रहा है। फर्स्ट हार्ड केस विद बायोमेट्रिक लॉक ये लोग लेके आ रहे हैं, तो काफी नया नया इनोवेटिव बैग्स लेके आ रहे हैं जो कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट जरूर करेगा। मार्केट शेयर का बात करें तो इनका मार्केट शेयर अगर मैं बात करूं तो वीआईपी का मार्केट शेयर गिर गया था बीच में, 39% 40% हो गया था कोविड के आसपास, और जब बिग बाजार का बंदी हो गया दुकान तो उसमें काफी दिक्कत हुआ था। बट अब दोबारा से ये लोग अपने मार्केट शेयर को गेन कर रहे हैं और 44-43% पे चले गए हैं। मैनेजमेंट का बोलना है कि आगे हम लोग और भी इसको हायर 40s यानी 47-48% तक ले जाना चाहते हैं। फ्यूचर आउटलुक का बात करूं तो कंपनी इज प्लानिंग टू ऐड अराउंड 120 to 150 stores on an asset light franchisee model in the current year. Further, it is expanding its retail store network by 500 sorry, by the end of FY23. तो रिटेल स्टोर को 500 कर देंगे और 120 से 150 नए स्टोर्स फ्रेंचाइजी मॉडल में खोलेंगे जहां पर इनका खुद का कोई केपेक्स नहीं लगेगा। तो असेट लाइट मॉडल से अब ये कंपनी ग्रो होना चाहती है। तो in terms of product mix, it is focusing on production of sky bags and aristocrat bags to fulfill the increasing demand and achieve higher market share. तो मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए वैल्यू सेगमेंट पे लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं और एरिस्टोक्रेट का प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, स्काई बैग्स के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे ताकि मार्केट शेयर गेन कर सके। तो इनका क्या होता था, हार्ड लगेज ये लोग, इनका अगर प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप देखें तो सॉफ्ट लगेज का प्रोडक्शन इनका 72% हुआ करता था, क्योंकि ज्यादा डिमांड जो था ना वो सॉफ्ट लगेज का ही था। तो 72% सॉफ्ट लगेज का होता था और 28% हार्ड लगेज। और ये सॉफ्ट लगेज जितना है वो सब चाइना से ज्यादा इंपोर्ट हुआ करता था। तो अब ये लोग चाइना से नहीं इंपोर्ट करके अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दे रहे हैं। तो वहां पर ये लोग सॉफ्ट लगेज भी बना रहे हैं और हार्ड लगेज का, क्योंकि डिमांड दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, तो हार्ड लगेज पे भी ये लोग काफी प्रोडक्शन को बढ़ाने का प्लान है। रिवेन्यू वाइज बात करें तो अभी इन जो इनका एक्सपोर्ट से रिवेन्यू जो आता था 3% के आसपास, अभी सितंबर का बात करें तो ये थोड़ा बढ़ा भी है, 5% के आसपास एक्सपोर्ट से रिवेन्यू आता है, और इंडिया से अभी 95% के आसपास रिवेन्यू आता है, जबकि ये पुराना डेटा है थोड़ा जिसमें 97% है। Q3 में जो आगे चल के जो नया Q3 है उसमें क्या क्या लॉन्चेस ये लोग करने वाले हैं, तो लिमिटेड एडिशन ये लोग फीफा लगेज, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप कुछ आने वाला है फुटबॉल का, तो उसको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए फीफा से कनेक्टेड कुछ इस तरह से गोल्स और ये सब लिख लिख के फुटबॉल के डिजाइन के ये लोग नए लगेज बनाएंगे, ये लिमिटेड एडिशन होगा। फिर यहाँ पर ये लोग कुछ हाईलैंडर ऑल टेरेन लगेज ऐसा बना रहे हैं जो बहुत ही मजबूत हो, जो कि जो ट्रैकर्स लोग हैं जो हिली एरियाज में ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा हो। इंडस्ट्री का मैं ओवरऑल बात करूं तो लगेज एंड बैकपैक्स मार्केट इंडिया में जो है इट इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 10,000 crore मार्केट विद ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स कंस्टिट्यूटिंग 56%, यानी कम से कम 6,000 करोड़ का मार्केट ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर के लिए होगा। डेमोग्राफिक फेवरेबल क्यों है, क्योंकि राइजिंग मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास का इनकम भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, उनका स्पेंडिंग पावर बढ़ रहा है, तो वो लोग भी फैशन ट्रेंड्स में आ रहे हैं, तो नए नए लगेज वो लोग ट्रैवलिंग करेंगे, टूरिंग करेंगे, तो लगेज का डिमांड होगा। ट्रैवल की तरफ जो एटीट्यूड है ये लोगों का बदला है, पहले लोग साल में एक बार ट्रैवल करना चाहते थे, आज लोग साल में 2 बार 3 बार आउटिंग करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं। बिजनेस ट्रैवल तो आए दिन काफी बहुत ज्यादा होता है। तो ट्रैवल की तरफ जो एटीट्यूड है लोगों का बढ़ा है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी बढ़ने की वजह से लगेज का डिमांड भी बढ़ेगा। ग्रोइंग कस्टमर cohorts यानी लगेज इज एक्सटेंडिंग टू कस्टमर cohorts बियॉन्ड ट्रैवल ड्रिवन बाय इवेंट बेस्ड कंजम्पशन, यानी ये बोल रहे हैं कि कस्टमर अब लगेज सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए नहीं रह गया, अब कस्टमर का ये एक फैशन सेगमेंट हो गया कि हम किस पर्पस के लिए जा रहे हैं, उस पर्पस के लिए उस हिसाब का लगेज। अगर हम बिजनेस टूर के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए एक अलग लगेज बैग चाहिए मुझे। अगर हम खाली ऐसे ही फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हैं तो उसके लिए एक अलग बैकपैक्स चाहिए। अगर हम फैमिली के साथ आउटिंग पे जा रहे हैं तो उसके लिए अलग लगेज, अलग डिजाइन का, फैशन का लगेज चाहिए। तो ये लोगों का मेंटालिटी इस तरह से चेंज हुआ है, जिसके वजह से क्या है, डिमांड फॉर लगेज बैग्स विल ग्रो। और धीरे धीरे मार्केट अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है, जब से जीएसटी आया है उसका काफी अच्छा एडवांटेज इन लोगों को मिला है। फिर मिडिल क्लास में किस तरह का ग्रोथ हो रहा है हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, तो इस पे बहुत ज्यादा डिस्कस करने का जरूरत नहीं है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत अच्छा से इन लोगों ने समझाने का कोशिश किया है कि पहले लो क्लास ज्यादा थे इंडिया में, लोअर मिडिल क्लास ज्यादा थे, अपर मिडिल क्लास कम और हाई मिडिल क्लास कम थे। धीरे धीरे ये 2005 से 2022 18 में जो चेंज आया है, 30 आते आते क्या चेंज हो जाएगा
कि लो क्लास एकदम छोटे रह जाएंगे, लोअर मिडिल क्लास थोड़े से बढ़ जाएंगे, अपर मिडिल क्लास भी बढ़ेगा और हायर मिडिल क्लास भी थोड़ा सा बढ़ेगा। तो ये जो सेगमेंट है कि अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, ये बायर्स जोन है, जो सेगमेंट आगे चल के काफी बढ़ने वाला है 2030 तक। चेंजिंग एटीट्यूड ऑलरेडी हम लोगों ने बताया कि 2001 1990 तक क्या था, ये खाली ड्यूरेबल बैग्स ढूंढते थे, फैशन से कोई लेना देना नहीं था, ट्रैवल सिर्फ साल में एक बार होता था, पूरे फैमिली में एक बैग हुआ करता था। 2000 आते आते क्या हुआ, ड्यूरेबिलिटी के साथ साथ कुछ फीचर्स भी कस्टमर ढूंढने लगे। साल में दो तीन ट्रैवल ओकेजन्स हो जाता है, बिजनेस ट्रैवल इमर्जेस एज अ न्यू कोहॉर्ट, टू बैग्स फैमिली में होना ऑलमोस्ट जरूरी हो गया था, वन फॉर ऑफिशियल ट्रैवल एंड वन फॉर फैमिली। 2010 में आता है तो क्या हुआ, कैटेगरी मोर मूव्स टू कन्वीनियंस, कैटेगरी के बदले अब कन्वीनियंस ढूंढते हैं। वन बैग फॉर ईच इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल अपना अपना पर्सनल बैग कैरी करना चाहता है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अब एयर हो गया, कार, ट्रिप्स, ट्रेन एंड बस हो गया। रिप्लेसमेंट 3 से 5 साल हो गया। पहले जो रिप्लेसमेंट 5 से 7 साल हुआ करता था 2000 में, वो अब 3 से 5 साल में हम बैग्स को रिप्लेस करते हैं। और अब 2015 से 22 तक तो क्या हो गया, थोड़ा फैशन हो गया, फ्लॉन्टिंग हो गया, एक्सप्रेशन विल बी की कैटेगरी। मैंने अब बैग्स जो है सिर्फ लगेज कैरी करने के लिए नहीं है, वो अपने आपके स्टाइल स्टेटमेंट भी बन चुका है। सो मल्टीपल ट्रैवल ओकेजन्स विद इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल, वीकेंड गेटवेज, सोलो ट्रिप्स, ये बहुत कुछ होने लगा है। तो उसके वजह से बैग्स क्या होता है, रेपिटायर फॉर पर पर्सन, ये एक पर्सन कम से कम दो तीन अलग अलग वैरायटी के बैग्स रखना चाहते हैं। मोड ऑफ ट्रेवल्स, कार, ट्रिप, ट्रेन, बस, ये सब तो है ही, और रिप्लेसमेंट अब 2 से 3 साल में रिप्लेस होने लगा। कंज्यूमर कोर्स का बात करें तो वेडिंग्स में काफी लोग बैग्स खरीदते हैं, फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट ट्रैवल जब होता है तो वहां पर बैग्स का जरूरत पड़ता है। गिफ्टिंग एंड प्रमोशंस का जब बात होता है तो लोग जनरली ट्रैवल बैग गिफ्ट करना पसंद करते हैं। तो ये सारे जो ट्रेंड्स हो रहे हैं उसकी वजह से आगे चल के दिख रहा है कि इंडस्ट्री वाइज लगेज सेगमेंट का जो भी है बैग्स का डिमांड बढ़ेगा। ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड का बात करें तो करंट ईयर 19 में 45% मार्केट ऑर्गेनाइज था, जो आज बढ़ते बढ़ते 61% मार्केट ऑर्गेनाइज सेगमेंट में आ चुका है। सप्लाई कंस्ट्रेंट, क्या 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 रीजन है कि ऑर्गेनाइज सेगमेंट इतना बढ़ रहा है? पहले तो कंज्यूमर का प्रेफरेंस शिफ्ट हो रहा है कि अब वो लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यूज करना चाहते हैं। सेक्टर फॉर्मलाइजेशन हो रहा है पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स है वो जीएसटी और ये सब का फाइलिंग उतना नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग मार्केट से धीरे धीरे आउट हो जा रहे हैं। और पोस्ट पेंडेमिक क्या हुआ, जो अनऑर्गेनाइज छोटे छोटे प्लेयर्स थे वो लोग मार्केट से पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, और सप्लाई चेन उनका पूरी तरह से ब्रेक हो चुका है। तो यही कारण है कि धीरे धीरे मार्केट ऑर्गेनाइज में शिफ्ट हो रहा है। मैनेजमेंट ने अपना इंटरव्यू दिया, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात मैनेजमेंट ने कहा। बोले वी वेर बैडली हिट बाय पेंडेमिक फॉर लास्ट 2 years, बट थिंग्स आर लुकिंग मच बेटर सिंस लास्ट 2 quarters, वी हैव डन बेटर देन प्री कोविड लेवल्स। Earlier, we used to outsource production to China, but now we have increased our production in Bangladesh unit, which is helping us to reduce our dependence on China. तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए। फ्यूचर ग्रुप जो कि 15% कंट्रीब्यूट करता था हमारे सेल्स को ड्यूरिंग द पीक टाइम, वो प्रॉब्लम भी अब धीरे धीरे आउट, मतलब वी आर ओवर द हम्प, यानी अब वो प्रॉब्लम से हम लोग पार पा चुके हैं। इंक्रीज इन वैल्यू सेगमेंट वाज मेनली आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। क्या हुआ, जीएसटी के पहले जो अनऑर्गेनाइज सेगमेंट से बैग्स खरीदा करते थे, वो क्या होता था, वो थोड़े मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग थे जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स नहीं खरीद सकते, इसलिए वो लोग अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स से खरीदा करते थे। पर जीएसटी आने के बाद क्या हुआ, अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स लोग का धंधा ऑलमोस्ट बंद हो गया, तो वो लोग को अब वैसा ही उतना ही बजट में बैग्स चाहिए। तो वो लोग वीआईपी से सस्ता वाला बैग खरीद रहे हैं कंपैरेटिवली, तो जिसकी वजह से वैल्यू सेगमेंट में काफी अच्छा ग्रोथ है। ड्यूरिंग द पेंडेमिक द मेजर इम्पैक्ट वाज ऑन प्रीमियम ब्रांड विच आर सोल्ड मेनली थ्रू मॉल्स। तो मॉल्स के थ्रू जो प्रीमियम ब्रांड्स बिकता है उसमें काफी दिक्कतें आई, क्योंकि मॉल्स और ये सब बंद था, लोग मॉल्स में जा ही नहीं रहे थे लॉकडाउन और ये सब की वजह से, तो वो वाला सेगमेंट में काफी हैम्पर हुआ। Market share management कहा कि our market share reduced to 41%, which was historically low, but we have again gained 2% and reached 43% market share. और उनका टारगेट है कि हायर 40s में पहुंच जाएंगे, 48-49% में जाना चाहते हैं। बोले अर्लियर वी यूज टू डू 40,000 पीसेस पर मंथ फ्रॉम बांग्लादेश, प्रोडक्शन सिर्फ 40,000 पीस का बांग्लादेश से होता था, क्योंकि वो लोग ज्यादा चाइना से आउटसोर्स करते थे प्रोडक्शन को। बट आज क्या हो रहा है, 6 लाख पीसेस पर मंथ ये लोग बांग्लादेश यूनिट में बना रहे हैं, जिसके वजह से जो चाइना पे डिपेंडेंस है वो लार्ज एक्सटेंट इनका रिड्यूस हो गया है।
बोल रहे हैं वी हैव 6 plants इन बांग्लादेश, वी एम्प्लॉय 4,500 पीपल इन बांग्लादेश। और जो कैपेसिटी है, वो जो एरिया है बांग्लादेश में फैक्ट्री का, 6 लाख स्क्वायर फीट ऑफ बिल्ट अप स्पेस ऑलरेडी है। ऑल आर सेल्फ एम्प्लॉयड और सेल्फ ओन्ड, सॉरी, और जितने भी प्लांट है बांग्लादेश में वो सारे सेल्फ ओन्ड। सेमसोनाइट इज द ओनली कंपनी लार्जर देन अस, यानी सेमसोनाइट ही एक कंपनी है जो हमसे ज्यादा बिक्री करती है। बट मैन्युफैक्चरिंग के मामले में हम लोग आज भी सैमसोनाइट से भी बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं। अर्लियर वी यूज्ड टू बाई लॉट ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम चाइना। बोल रहे बांग्लादेश में भले ही मैन्युफैक्चरिंग होता था, बट हम रॉ मटेरियल बहुत सारा चाइना से खरीदते थे फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन बांग्लादेश। बट नाउ वी आर बाइंग मोस्टली फ्रॉम इंडिया, पर अब रॉ मटेरियल भी हम लोग मेनली इंडिया या बांग्लादेश से ही सोर्स कर रहे हैं। तो इनका क्या हो रहा है कि ये अच्छा चीज हो रहा है कि धीरे धीरे प्रोडक्शन खुद पूरे अपने कंट्रोल में आ जा रहा है, रॉ मटेरियल भी धीरे धीरे लोकल सप्लायर से ले रहे हैं। तो आगे चल के क्या होगा, कोई डिसरप्शन नहीं होगा। कोविड जैसा कुछ हो गया या चाइना में लॉकडाउन हो गया, चाइना में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो चाइना पे डिपेंडेंस कम होने से इनका एक्सपोर्ट मार्केट खुलेगा, एक्सपोर्ट मार्केट बढ़ेगा। और दूसरा, डोमेस्टिक डिमांड इतना अच्छा है कि वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करके इंडिया में बेचें, तो वो ज्यादा इनके लिए अच्छा होगा। वी वुड लाइक टू इंक्रीज आवर एक्सपोर्ट मार्केट इन फ्यूचर बट करेंटली, बट अभी बोल रहे हैं सिचुएशन ऐसा है कि आवर डोमेस्टिक मार्केट इज ग्रोइंग सो फास्ट दैट ऑल आवर एक्सपेंशन विल मीट ओनली डोमेस्टिक डिमांड। तो बोले हम लोग का जितना भी एक्सपेंशन है अभी डोमेस्टिक डिमांड को ही फुलफिल कर ले, वो बड़ा बात है, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। तो एक्सपोर्ट तो हम लोग बढ़ाएंगे, पर डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड काफी अच्छा है, तो हम लोग के पास इतना प्रोडक्शन ही नहीं होगा शायद अभी रिसेंटली कि हम एक्सपोर्ट कर पाए। कौन कौन का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वॉल्यूम्स जो है 13 से 14% हायर है ओवर प्री कोविड लेवल्स। रेवेन्यू गाइडेंस इन्होंने दिया है कि FY23 में जो 20 बिलियन रुपीस का जो रेवेन्यू ये लोग करने का टारगेट कर रहे हैं वो होगा, यानी 2,000 करोड़ का रेवेन्यू ये लोग टारगेट कर रहे हैं। पोस्ट FY23 लगेज एंड बैकपैक इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 15% कैगर। एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स जो है काउंट वो बढ़ चुका है, 413 हो चुका है। Of the 46 new EBOs opened in first half year, only 4 are owned, while rest are all franchisee model. तो फर्स्ट हाफ ईयर में, यानी अप्रैल से सितंबर तक, इन्होंने 46 नया EBOs खोला है, जिसमें 4 सिर्फ अपना पैसा लगा के खोला है, बाकी जो 42 खुला है वो पूरा फ्रेंचाइजी मॉडल पे है। तो इनका केपेक्स काफी रिड्यूस हो गया है, जिसके वजह से क्या होगा, आगे चल के इनका कैश फ्लो काफी जनरेट होगा। अभी इनका कैश फ्लो जनरेट नहीं हो रहा बिकॉज ये लोग काफी खर्चा कर दे रहे थे अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने में, अपने ईबीओस को बढ़ाने में। अब जब ये लोग फ्रेंचाइजी मॉडल में जाएंगे तो इनका कैश फ्लो बचेगा और वो कैश फ्लो इनके बुक्स में दिखेगा। टारगेट क्या है कि FY23 के एंड तक, यानी मार्च 2023 तक, ये लोग अपने ईबीओस का काउंट 413 से बढ़ा के 500 कर लेंगे, 500 ईबीओस। और मार्च से लेके आज तक 6 महीना में इन्होंने अभी तक प्राइस हाइक नहीं लिया है, तो प्राइस हाइक लेने का भी इनके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। फिर they plan to increase the production capacity by 25%, which will entail capex of about 100 crore. Share of own manufacturing is expected to be at 70-75%. तो अभी अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग कितना हो रहा है, 60-67%, जिसको ये लोग 70-75% ले जाएंगे बाय मार्च। फ्यूचर ग्रुप का जो एक्सपोजर था, प्रोवाइडेड अप टू 25% एंड बैलेंस 90 मिलियन येट टू बी प्रोवाइडेड। यानी फ्यूचर ग्रुप में कुछ इनका इन्वेस्टमेंट होगा या कुछ पैसा इन्होंने लगा रखा होगा, तो उसको ये लोग बैड डेट मान के चल चुके हैं, उसका ऑलमोस्ट सारा प्रोविजन बना चुके हैं। एक्सपोर्ट मतलब 25% तक प्रोविजन बना चुके हैं। एक्सपोर्ट शेयर्स हैज इंक्रीज टू 5%, जैसा मैंने बताया। 5% रेवेन्यू अभी एक्सपोर्ट से आता है, जो कि पिछले साल तक 2% था। ड्यू टू अडॉप्शन ऑफ रिन्यूड स्ट्रेटेजी इन द की मार्केट ऑफ यूएई एंड एक्सपेंशन इनटू 7 न्यू कंट्रीज। तो यूएई में इन्होंने अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को रिन्यू किया है और 7 नए नए देश में इन्होंने अपना ब्रांचेस खोला है या सेल्स ऑफिस खोला है, जिसके वजह से इनका एक्सपोर्ट मार्केट भी ग्रो कर रहा है। Given the shift towards value segment, Aristocrat share has risen from 22% in last year to 37%, यानी रेवेन्यू में 37% ऑफ द कंट्रीब्यूशन किसका है, एरिस्टोक्रेट का। यानी वैल्यू सेगमेंट में काफी अच्छा इनका ग्रोथ आ रहा है। तो ये सब कुछ हम लोगों ने बिजनेस के बारे में समझ लिया, बिजनेस के मॉडल को समझा, क्या मैनेजमेंट आगे करना चाह रही है, क्या इनके बिजनेस में डेवलपमेंट हो रहा है, सब कुछ देखने के बाद मैंने अपने तरफ से एक वैल्यूएशन बनाया। बट इससे पहले कि हम वैल्यूएशन डिस्कस करें, एक डिस्क्लेमर दूंगा कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, और ये जो भी वैल्यूएशन हम कर रहे हैं, बिजनेस के बारे में बता रहे हैं,
इसके पीछे सोल ऑब्जेक्टिव आपको सिर्फ जानकारी देना है, आपको बताना है, आपको एजुकेट करना है। किसी भी तरह का मेरे तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप स्टॉक को खरीदें या नहीं खरीदें। आपको कंपनी अच्छी लगी, खरीदने का मन है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। इस चैनल में मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपको कंपनी के बारे में इतना डिटेल में जानकारी दूं, इतना सब कुछ बता दूं कंपनी के बारे में कि आप खुद उस पोजीशन पे पहुंच जाएं कि आप खुद के नॉलेज के बेस में मार्केट में इन्वेस्ट कर सके। आपको किसी से राय लेने की जरूरत ना पड़े, या फिर मान लो किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े, आपको किसी से टिप ना लेना पड़े। आप खुद अपने नॉलेज के बेसिस पे अपना नॉलेज एनहेंस करें, कंपनी के बारे में पूरा जानें, अपने सेल्फ कन्विक्शन को बढ़ाएं और फिर इन्वेस्टमेंट करें। आपको बोरोड कन्विक्शन पे इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। दैट इज आवर सोल मोटिव ऑफ दिस चैनल। उसी मोटिव से हमने एक वैल्यूएशन तैयार किया है कि कैसे कंपनी को वैल्यू करते हैं और क्या इसका एक्सपेक्टेड वैल्यूएशन हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। करंटली कंपनी का रेवेन्यू 1290 करोड़ रहा है FY22 में। आई एम एक्सपेक्टिंग कि कुछ भी नहीं तो 14% का तो ग्रोथ आ ही जाएगा। अब ये 14% बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव है। मैं क्यों बता रहा हूं ऐसा? क्योंकि देखिए, 2 क्वार्टर में ऑलरेडी इनका 1100 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू टच हो चुका है, और मैनेजमेंट का बोलना है कि हम FY23 में 2000 करोड़ का रेवेन्यू टच करने का हम लोग का टारगेट है। तो 2000 करोड़ नहीं भी तो 1700-1800 करोड़ तो रेवेन्यू टच होगा ही होगा, मेरे को जो लगता है। और मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1470 करोड़ का रेवेन्यू माना है, एकदम बुरा से बुरा नहीं, वेरी कंजर्वेटिव, आई एम बीइंग वेरी कंजर्वेटिव। और मार्जिन 15% अगर रहता है तो मेरे हिसाब से इसका टारगेट प्राइस जो है 950-960 तक ऊपर जा सकता है। अगर मैं बात करूं कि अगर उससे भी कम होगा, खाली 12% का ही अगर टॉप लाइन ग्रोथ होगा, जो कि एकदम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल दिखता है, क्योंकि 1100 करोड़ का सेल ऑलरेडी हो चुका है और 200 करोड़ का तो इसी क्वार्टर में आ जाएगा नंबर। तो ये बहुत ही ज्यादा मैंने कंजर्वेटिव होके लिया है, क्योंकि मैं अब रीजन क्या है क्यों मैं इतना कंजर्वेटिव बिहेव कर रहा हूँ, बिकॉज कि ऑलरेडी कंपनी बहुत हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही है। तो जब कंपनी बहुत हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही है तो एक्सपेक्टेशन थोड़ा लो रख के वैल्यूएशन निकालना बेटर होता है। तो आपको एक रीजनेबल पता चलता है कि मार्केट में अगर करेक्शन भी आ जाता है, थोड़ा सा वैल्यूएशन में करेक्शन भी आ जाए, तो कहां पर ये प्राइस स्टे करना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर 1450 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट होता है विद 14% ऑफ EBITDA मार्जिन, तो इनका प्राइस तो भी एक फेयर प्राइस जो आता है 819 रुपए के आसपास एक फेयर प्राइस निकल के आता है। और अगर सब कुछ बहुत ज्यादा ही खराब हो गया और रेवेन्यू सिर्फ 1400 करोड़ रहा विद मार्जिन ओनली 13%, मार्केट में कुछ एक स्लो डाउन आ गया या रिसेशन में चला गया, इकोनॉमी बहुत ज्यादा ही कुछ खराब हो जाता है, तो आई डोंट थिंक 550 से नीचे इसका शेयर प्राइस जाना चाहिए। और ये तो एकदम बहुत ज्यादा ही खराब सिचुएशन है। मैं ऑलरेडी ये दोनों सिचुएशन में काफी कंजर्वेटिव वैल्यूएशन लिया हूँ, तो भी इसका प्राइस 819 रुपए के आसपास फेयर प्राइस नजर आ रहा है। तो आई डोंट थिंक कि इतना ज्यादा करेक्शन मार्केट में रिसेशन आएगा कि 550 तक गिरने का नौबत आए। बट स्टिल एनीथिंग कैन हैपन मार्केट, ना आप भगवान हो ना मैं भगवान हूँ। कोई भी इस मार्केट में, हम लोग सब एक स्टूडेंट है मार्केट के, और मार्केट कुछ भी कर सकता है, कुछ भी दिखा सकता है। बट हाँ, एक रीजनेबल और रैशनल थॉट के हिसाब से क्या होना चाहिए, इतना रिसर्च करके जो बिजनेस के बारे में पता चला, फ्यूचर के बारे में पता चला, उससे जो एक फेयर प्राइस समझ में आता है मुझे, 820 रुपए के आसपास का एक फेयर प्राइस समझ में आता है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। हमने जिस तरह से रिसर्च किया आपको समझ में आया, आपको कुछ बेनिफिट मिला। अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियो से आपको कुछ फायदा मिल रहा है, कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो इसे लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, अपने ग्रुप्स में शेयर करिए उन लोगों के साथ जो जेन्युइनली मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जेन्युइनली कंपनी के बारे में समझ के नॉलेज लेके मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो उनको हमारे वीडियो से काफी बेनिफिट मिलेगा। और अपने, आप अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले और भी जो वीडियोस, और भी बहुत सारी कंपनीज पे हम इसी तरह से डीप डाइव एनालिसिस करेंगे, तो उसका भी वीडियोस आपको इमीडिएटली मिल सके। सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा। अगर आप हमारे साथ किसी भी तरह से संपर्क करना चाहते हैं तो ये है हमारा ईमेल आईडी, इसमें आप हमें मेल कर सकते हैं। आप कुछ बताना चाहते हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा, खराब लगा, क्या आप और नई कंपनीज पे वीडियो देखना चाहेंगे, कौन कौन सी कंपनीज पे, कौन सा पॉइंट है जो शायद हम मिस कर गए, वो भी अगर आप देखना चाहेंगे तो आप कमेंट्स में लिख के हमें बताइए। बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट लिखते हैं, कमेंट में कुछ हमारे साथ शेयर करते हैं आइडियाज, तो जनरली बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मैं कोशिश करता हूँ जितना जल्दी आपके कमेंट्स का रिप्लाई दे सकूं, उतना कोशिश करता हूँ। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कंपनी के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।